सरदार और साधन शुद्धि। सरदार साधन शुद्धि के चुस्त आग्रही नहीं थे, ऐसा भी कहा जाता है। इस बाबत सरदार के साथ काम करने वाले महानुभावों के साथ मेरी विस्तार से बातें हुई है। स्वराज्य की लड़ाई के दिनों में साधन शुद्धि की बाबत गांधी प्रणीत पैमाने इतने ऊंचे थे कि गांधी जी के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति उस मापदंड से हल्का ही ठहरेगा। निजी बातचीत के दौर में ज्ञात हुई दो घटनाएं उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करूंगा। बारडोली सत्याग्रह जोर शोर से चल रहा था। किसी भी गांव में अंग्रेज अधिकारी हालात की जांच करने जाने वाला होता तब सरदार एक तरकीब करते। पहले से एक आदमी भेजकर उस गांव में खादी के कपड़े भिजवा देते, जिससे गांव की स्त्रियों की खादी की पोशाक देखकर उस अंग्रेज को लड़ाई की बाबत लोक जागृति का आभास हो। निश्चय ही गांधी जी ऐसा नहीं करते, कतई नहीं करते। दूसरा उदाहरण देखें। देसी राज्यों के एकीकरण के समय सरदार ने साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाई थी। मुझे बुनियादी तौर पर यह जानकारी मिली कि दो राजा अंकुश में नहीं आ रहे थे। उन्हें सरदार ने घंटों तक पीने के पानी बिना प्यासा भी रखा था। सच है कि गांधी जी ऐसा न करते और इस ढंग को मान्यता भी न देते। कांग्रेस के चंदे की बाबत उस जमाने में हिसाब रखा जाता था, पर चंदा देने वाले धन कुबेर टेढ़े मेढ़े लाभ की अपेक्षा किए बिना ही त्याग करते थे। ऐसा निरपवाद रूप से नहीं कहा जा सकता। संक्षेप में गांधी जी के मापदंड से देखें तो सरदार की साधन शुद्धि का आग्रह फीका लगेगा, यह सही है, पर इस प्रकार गांधी जी के साथ सरदार की तुलना करना यह उचित नहीं लगता। गांधी जी तो गांधी जी थे और सरदार सरदार थे। सरदार ने देश के हित में ऐसी कितनी ही जोड़ तोड़ अवश्य की होगी, पर निजी जीवन में वे कितने जागरूक थे, यह जीवन के अंतिम दिनों में अपने पुत्र डाह्या भाई के साथ उन्होंने जैसा व्यवहार रखा उससे ज्ञात होता है। उन दिनों डाह्या भाई के आर्थिक पराभव इतने गंभीर नहीं थे कि पिता को संबंध तोड़ना पड़े। मंत्रियों और नेताओं के आज के सपूत तो इतना आगे बढ़ गए हैं कि ऐसे डाह्या भाई तो न जाने कितने पीछे छूट जाएंगे। पर सरदार ने घर के मोर्चे पर तनिक भी जोड़ तोड़ नहीं किया। हमें अच्छी तरह मालूम है कि अच्छे खासे नेता लड़कों के और उनकी धमा चौकड़ी के आगे लाचार बन जाते हैं, पर इस बाबत में सरदार एक बीता ऊपर थे। पंडित नेहरू ने एक बार श्री प्रकाश जी से कहा था कि सरदार एक अत्यंत महान व्यक्ति थे, पर बिरला से उनकी दोस्ती अप्रियताजनक थी। बाद के वर्षों में बिरला के साथ नेहरू जी का घरेलू संबंध सरदार को लांघ जाए ऐसा विकसित हुआ। वी शंकर लिखते हैं कि नेहरू की सरकार ने बिरला के साहसिक अभियानों को बहुत प्रोत्साहन दिया, जो उचित था। बिरला के आर्थिक साम्राज्य को इतना प्रोत्साहन तो सरदार ने भी नहीं दिया था। सरदार गांधी जी के मापदंडों को स्वयं पूर्ण रूप से पचा नहीं सके हैं, इस बाबत स्पष्ट जानते थे। इसी संदर्भ में बारडोली की विजय के बाद की सभाओं में खुलेआम उन्होंने अपनी मर्यादाओं का उल्लेख किया है। बाद के वर्षों में भी उन्होंने गांधी जी की अहिंसा का संपूर्ण पालन का दावा कभी भी नहीं किया। उनसे ऐसी आशा रखनी भी नहीं चाहिए थी। गुनहगार, फिर वह हिंदू हो या मुस्लिम, के प्रति कड़ाई बरतने में उनका विश्वास था। गुंडों का हृदय परिवर्तन हो वहां तक ठहरने का धैर्य या श्रद्धा उनके पास नहीं थी। सांप्रदायिक दंगों के समय उनकी नीति सख्ती से काम करने की थी, इसीलिए कि यह देश की सुरक्षा का सवाल था। सस्ती लोकप्रियता के लोभ से या अल्पमत की पीठ थपथपा करके अच्छे प्रतीत होने के इरादे से कुछ करना उनके लिए संभव नहीं था। जरूरत होने पर नश्तर लगाकर फोड़े का इलाज करना पड़े तो ना समझ लोगों की परवाह किए बिना भी वे वैसा करने में विश्वास करते थे। उनकी ऐसी मान्यताओं पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, परंतु उनकी न्यायप्रियता तो निजी पसंद नापसंद को डांक कर आदमी का मूल्यांकन कर सकती थी। यह तो विदित है कि डॉक्टर आम्बेडकर गांधी जी और कांग्रेस के विरोधी थे। वे जब संविधान का मसविदा बनाने वाली समिति के अध्यक्ष बने तब एक कांग्रेसी ने सरदार से पूछा, गांधी जी और कांग्रेस के विरोधी को इस काम के लिए क्यों चुना गया है? सरदार ने अपनी लाक्षणिकता से जवाब दिया, आपको संविधान की क्या जानकारी है? हमने इस काम के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति पसंद किया है। सरदार दंश वाले थे ऐसा भी कहा गया है। यह बात कितनी गलत है, इस हेतु एक ही उदाहरण काफ़ी होगा। सर सीपी रामस्वामी अय्यर ने तो ट्रावंकोर के महाराजा को स्वतंत्र रहने की सलाह दी थी और भोपाल की बाबत कोरफील्ड के साथ मिलकर उन्होंने अनेक छल प्रपंच किए थे।
यह सब भुलाकर सरदार ने जब सर सीपी अय्यर को अपनी भूल समझ में आई तब अपने यहाँ उन्हें मेहमान बनाया और अमेरिका के राजदूत पद पर उनकी सिफारिश की। वे अपने छोटे साथियों की योगक्षेम का ध्यान रखते थे, वह भी यहाँ तक कि बारडोली स्वराज्य आश्रम का रसोइया मुसीबत में आ जाए तो उसकी बाबत कदम उठाने का समय भी सरदार को मिल जाता था। साधन शुद्धि की बाबत गांधी जी का तराजू सुनार के तराजू जैसा था। उनकी समता कौन कर सकता है? सरदार और गांधी जी। क्या सच में सरदार गांधी के अंध अनुयायी थे? वे गांधी जी के अनुयायी अवश्य थे, पर अंधे नहीं थे। राजा जी ने एक बार कहा था, बापूजी के अन्य अंध अनुयायी होंगे, पर सरदार तो अंधे नहीं ही थे। वे हमेशा बापूजी की दृष्टि से देखने का प्रयत्न अवश्य करते थे, पर उनकी अपनी दृष्टि नहीं थी ऐसा नहीं है। तथापि बापूजी की नज़र से देखने के खातिर वे जानबूझकर अपनी आंख पर पट्टी बांधते थे। सरदार और गांधी जी के संबंध धार्मिक कहे जा सकते हैं या नहीं, यह प्रश्न है, पर नरहरि भाई ने जैसा लिखा है वैसे यह संबंध कुटुंब के अंतरंग आदमी जैसा तो था ही। यरवड़ा जेल में तारीख 8 मई 1933 के रोज गांधी जी ने आत्मशुद्धि और समाज शुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया और उसी दिन उन्हें छोड़ दिया गया। तब बाहर निकलने के बाद उन्होंने जो निवेदन किया उसमें सरदार के विषय में जो उद्गार है उनसे गांधी जी और सरदार के संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। गांधी जी ने कहा था, जेल में सरदार वल्लभ भाई के साथ रहने का अवसर मिला, यह एक बहुत बड़ा लाभ था। उनकी अद्वितीय शूरवीरता और ज्वलंत देश प्रेम की तो मुझे जानकारी थी, पर इन 16 महीनों में उनके साथ रहने का जैसा सौभाग्य मुझे मिला उस प्रकार मैं कभी उनके साथ नहीं रहा था। उन्होंने प्रेम से जिस प्रकार मुझे सराबोर किया उससे तो मुझे अपनी प्यारी माता की याद आ जाती है। उनमें माता के ऐसे गुण होंगे यह तो मैं जानता ही नहीं था। मुझे तनिक सा कुछ हो तो वे तुरंत बिस्तर से उठ जाते थे। मेरी सुविधा की छोटी से छोटी वस्तु के बारे में वे स्वयं ध्यान रखते। गांधी जी और सरदार के बीच हुआ सारा पत्र व्यवहार सुरक्षित है और प्रकाशित हुआ है। यह बड़े हर्ष की बात है। आज की नई पीढ़ी इसे कभी पढ़ेगी क्या? पढ़ेगी तो जरूर लाभान्वित होगी। गांधी जी ने शुरू में सरदार को भाई श्री, बाद में भाई और फिर 1946 में नोआखाली से 14 नवंबर को जो पत्र लिखा उसमें चिरंजीवी वल्लभ भाई कहकर संबोधित किया है। इस प्रकार उत्तर उत्तर दोनों के बीच स्नेह ग्रंथि मजबूत बनती गई। सरदार को गांधी जी के नेतृत्व में अपार श्रद्धा थी। अपनी स्टाइल बनाए रखकर उन्होंने गांधी जी के आदेशों पर अमल किया। गांधी जी की आज्ञाओं की उन्होंने कभी भी अवहेलना नहीं की। गांधी जी के अंतिम दिनों में गांधी जी के मन में सरदार के प्रति कितने ही भ्रम पैदा हो गए थे, कितने ही मित्र इसके लिए जिम्मेदार थे। सरदार सत्ता छोड़ने को तैयार हुए, पर गांधी जी की आज्ञा टालने को तैयार नहीं हुए। यह आज्ञा पालकता तो 30 जनवरी की शाम पूरे 5:10 तक बनी रही। गांधी जी का अवसान न हुआ होता तो उसी सप्ताह गांधी जी ने भाषण में या लेख में सरदार की बाबत बहुत स्पष्ट उक्तियाँ की होती, पर ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और सरदार के अंतरंग संबंधों के विषय में यहाँ अधिक न कहकर सैमुअल बटलर की एक उक्ति टाँक कर संतोष करता हूँ। यू कैन डू वेरी लिटल विथ फेथ बट यू कैन डू नथिंग विदाउट इट। उपसंहार। छोटे थे तब गांव के सीवान पर स्थित विशाल बरगद के तने को बाहों में बांधने का निष्फल प्रयत्न करते थे। ऐसा यत्न करने के बाद समझ में आता था कि हमारे हाथ बहुत छोटे हैं। सरदार के विषय में बहुत कुछ कहने के बाद मुझे इस समय ऐसा ही अनुभव हो रहा है। लगता है अभी तो बहुत कुछ कहने को रह गया है। प्रधानमंत्री आवेंगे और जाएंगे, समाजवाद आएगा तब मानेंगे, गरीबी हटेगी तब हटेगी। देश के किसान, देश के मजदूर और देश के लोग जब भी देश पर विपत्ति आती है तब आज भी सरदार को याद करते हैं। सारी हताशा, अनास्था और आकुलता के बीच देश के जन सामान्य की आंखें सरदार की खुमारी को ढूंढती रहती है। काल चलता रहता है, आदमी उसे कैलेंडर में बंद करने को मथता है, पर इससे वह घुटने मोड़कर घड़ी भर नीचे बैठकर भला विश्राम करेगा क्या? 1000 वर्षों में भी देश को सरदार मिलेंगे या नहीं, यह एक सवाल है।
उनके शब्दों उनके कर्म के पर्याय थे। उनका कर्म भारत भाग्य विधाता को चढ़ाने हेतु नैवेद्य था। सरदार का सच्चा स्मारक अर्थात एक और अखंड भारत। प्राचीन रोम में त्रिजन सत्ता ट्राइमवायरेट राज्य की कल्पना साकार हुई। हमारे यहाँ भी त्रिमूर्ति की और ख्रिस्ती मत में ट्रिनिटी की कल्पना है। इनके अलावा सत्यम शिवम तथा सुंदरम के समन्वय की बात भी होती रही है। स्वराज्य घटना के संदर्भ में इतना तो कह ही जा सकता है कि गांधी, सरदार और नेहरू की त्रिमूर्ति इतिहास में अनूठा स्थान प्राप्त करेगी। गांधी जी द्वारा स्वराज्य घटना का सत्यम प्रकट हुआ, सरदार द्वारा शिवम की रखवाली हुई और नेहरू सुंदरम के प्रतीक बन गए। सरदार की बाबत बातों का अंत तो तभी आ सकता है जब भारत के अस्तित्व का अंत आए। मुझे शांतिपूर्वक सुना, इस हेतु अत्यंत उपकृत हूँ। धन्यवाद। सरदार माने सरदार। सरदार सिंह के प्रत्यक्ष परिचय में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो भी केवल परोक्ष परिचय के आधार पर उनकी बाबत बोलने का दुस्साहसपूर्ण काम मैंने स्वीकार किया है। सरदार श्री को अत्यंत निकट से देखने वाले और जानने वाले कितने ही महानुभाव इस सभा में हाजिर है, यह देखते हुए इस दुस्साहस में विद्यमान जोखिम की मात्रा बढ़ जाती है। इस बाबत मैं पूर्ण रूप से सचेत हूँ। इसी चेतना के कारण मन में थोड़ा संकोच भी अनुभव करता हूँ। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि किसी व्यक्ति से अप्रत्यक्ष परिचय की कितनी खूबियाँ होती है। ऐसे परिचय में हमारी तटस्थता अक्षुण्ण रहे, उसकी संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। भाषण से पूर्व तैयारी हेतु मुझे सरदार श्री के कितने ही ऐसे परिचितों से मिलने का अवसर मिला जो उन्हें बापू कहते हैं। पुनः पूज्य रविशंकर महाराज जैसे अन्य कई लोग उन्हें सरदार साहब कहते हैं। ऐसे लोगों से मिलने का मौका आता है तब प्रत्यक्ष परिचय की कितनी ही मर्यादाएं भी देखने को मिलती है। लगभग भक्त की भूमिका में सरदार श्री की प्रशंसा होती रहे तब मन में अकुलाहट जगती है कि ऐसी प्रशंसा वस्तुलक्षी होगी क्या। यहाँ मुझे एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए, सरदार श्री की बाबत जैसे जैसे अध्ययन करता जाता हूँ, विचार करता चलता हूँ, वैसे वैसे उनके प्रति मेरा आदर भाव बढ़ता जाता है। मुझे स्वीकार करना होगा कि अब यह आदर भाव अहोभाव में बदलता जा रहा है। प्रत्यक्ष परिचय की मर्यादा का मैंने जो उल्लेख किया, उस मर्यादा से अब मैं भी मुक्त नहीं हूँ। यह बताकर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अपने मन में अंकुरित इस अहोभाव को मैं आप सबके बीच वितरित करना चाहता हूँ। इस भाषण का विषय सरदार माने सरदार रखा है, वह भी ऐसे ही अहोभाव में से सहज ही उत्पन्न हो गया है। मेरे इस अहोभाव को वितरित करने का मौका देने के लिए मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी का, उसके अध्यक्ष आदरणीय बाबूभाई जसभाई पटेल का तथा संयोजक श्री नाथूभाई नायक का आभारी हूँ। भारत की एकता के जागरूक प्रहरी सरदार को शासकों की ओर से और साथियों की तरफ से पूरा न्याय नहीं मिला, ऐसी मान्यता रखने वाले दूसरे अनेक लोगों की भांति मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। सरदार श्री की बाबत थोड़े अध्ययन के पश्चात मेरी यह मान्यता और भी दृढ़ हो गई है। बस इतना कहकर मैं अपने विषय पर आ जाता हूँ। सरदार और दंभ के बीच फासला 100 कोस का। सामान्यतः ऐसा होता है कि प्रथम श्रेणी के महानुभावों के पास दूसरी श्रेणी के लोगों के चारों ओर तीसरी श्रेणी के और फिर तीसरी श्रेणी के लोगों के आसपास चौथी और पांचवी श्रेणी के लोगों का घेरा बन जाता है। प्रथम श्रेणी के किसी आदमी के चतुर्दिक उसी श्रेणी के लोगों का वर्तुल बने, यह अपेक्षा करना ज्यादती ही होगी। गांधी जी के संदर्भ में देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि आज हमारा देश चतुर्थ या पंचम श्रेणी के लोगों के हाथों में पड़ा है। ऐसा होना यद्यपि दुखद कहा जाएगा, पर है अनिवार्य ही। पर मुझे तो एक और ही बात कहनी है। गांधी जी की कंठी धारण करने वाले में भारी मात्रा में जब दंभ, हिपोक्रेसी के दर्शन होते हैं, तब सामान्य आदमी का मन खट्टा हो जाता है। वह बेचारा तो भारी अपेक्षा किए बैठा होता है। मेरी विनम्र मान्यता रही है कि मार्क्सवादियों में जड़ता की और गांधीवादियों में दंभ की मात्रा अधिक होती है। गांधी परस्त दंभ के 3 स्तर देखने को मिलते हैं। पहला, गांधी के प्रति निष्ठा तो खरी, पर सत्ता लोलुपता भारी मात्रा में। दूसरी,
गांधी का नाम होठों पर खेलता रहे, पर अर्थ, लोभ और वैभव मूलक जीवन शैली यथावत। तीसरा, गांधी प्रणीत ब्रह्मचर्य में श्रद्धा व्यक्त होती रहे, साथ ही निजी जीवन में काम वासना पोषित होती रहे। इन तीनों स्तरों को ध्यान में रखकर एक हद तक दंभ मुक्त ऐसे गांधी भक्तों की सूची बनाई जाए तो संभवतः वह बहुत ही छोटी होगी, पर इस लघु सूची में भी सरदार का नाम शीर्ष पर रखना पड़ेगा। ऐसा लगता है जो समग्र रूप से दंभ मुक्त हो उसकी बाबत गलतफहमी होने की संभावना बढ़ जाती है। यह स्वाभाविक है। सरदार की बाबत कितनी ही गलतफहमियों के विषय में मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। इन बातों को सुनते समय दंभ और गलतफहमी की बाबत मेरा दृष्टिकोण आप ध्यान में रखें, यह प्रार्थना करूँगा। मुझे तो लगता है कि कितनी ही बेबुनियाद गलतफहमियों का गहरा विश्लेषण किया जाए तो वह गलतफहमियाँ भी सरदार की विशेषता, महानता और निडरता को अंजलि देने का निमित्त बन जाए, ऐसा संभव है। जड़ता विहीन दृढ़ता, कायरता से कोसों दूर ऐसी नम्रता, रूढ़िवादिता से भिन्न सिद्धांत निष्ठा, दिखावटी पवित्रता से अस्पृश्य व्यवहार दक्षता और आडंबरहीन कर्तव्य निष्ठा सरदार के जीवन में अनेक स्थलों पर देखने को मिलती है। वीर नर्मद ने लूथर का विधान अंकित करने अपने छप्पर पर जितने न लिए हो उतने दुश्मन की परवाह न करने की बात की थी। एक चोट और दो टुकड़े करने में विश्वास रखने वाले स्पष्ट वक्ता और सरदार जैसे निर्णयता के शत्रु न हो, यह अनोखी बात होगी। सरदार स्वयं इतने प्रतिभावान थे कि उन्हें विरोधी भी तुलना में सबल कहे जा सके ऐसे ही मिले थे। देश की अत्यंत विकट परिस्थिति में सरदार ने जो अडिगता प्रदर्शित की उसकी प्रशंसा विरोधियों को भी करनी पड़ी। सरदार ने कभी कदाच ही सामने वाले आदमी की दुर्बलता का लाभ उठाया हो सकता है, पर सरदार की निर्बलता का लाभ दूसरों ने उठाया हो ऐसा ज्ञात नहीं हो सकता है। कितनी ही गलत फहमियों की बाबत तो ऐसा भी कहा जा सकता है, ऐसी गलत फहमी फैलाने वालों ने अपनी ही दुर्बलता को उन पर ओढ़ाने का प्रयत्न किया है। सेरिटन ने अपनी पुस्तक स्कूल फॉर स्कैंडल्स में प्रदर्शन प्रिय नायिका के मुंह से निम्नलिखित शब्द कहलवाए हैं। Wounded myself in the early part of my life, I have since known no pleasure equal to reducing others to the level of my own reputation. जीवन के आरंभ में मुझे जो आघात लगे उन्हें ध्यान में रखकर तब से जब भी मौका मिला है दूसरों को अपने स्तर तक उतारने जैसा कोई आनंद मुझे नहीं मिला है। कुछ एक अंश में सरदार के विरोधियों पर भी यह बात लागू होती है।